Hello dear teachers, welcome to our YouTube channel Teachership. Today we are going to do lesson number 8 of English Pedagogy, जो कि आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक होने वाला है। छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपके 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है, इसमें 4 टॉपिक मिलके बना हुआ है। TLM हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया मटेरियल हो गया, और क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये 4 टॉपिक मिल करके बना हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको देखेंगे हम लोग डिटेल में। सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा नोट्स बनाया है मैंने। इस नोट्स को देख सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो हम लोग ज़्यादा समय ना देते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये नोट्स मैं PDF में टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। इसका PDF हम लोग पढ़ेंगे। सभी पूरा नोट्स जो है एक ही इन्फोग्राफिक चार्ट में आ जाए। डायरेक्ट इसका जो इन्फोग्राफिक चार्ट है उसके माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे हमको जल्दी समझ में आ जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए और आप लोग का समझ भी बन जाए। तो चलिए इन्फोग्राफिक चार्ट में पहुंचते हैं। तो ये देखिए, ये है पहला टॉपिक आप लोग का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। इसका TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर है जिसमें आपको पूरा TLM के बारे में जानकारी मिल जाएगा। जो भी चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट सभी मिल जाएगा। इसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे सबसे पहला क्या है, कोर फिलोसॉफी। कोर फिलोसॉफी क्या है, यहाँ से देखेंगे तो कोर फिलोसॉफी में क्या बताया गया है कि TLM क्या होता है, सुविधा प्रदाता होता है और सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। जैसे टीचिंग एक प्रोसेस है, टीचिंग और बच्चों का जो लर्निंग है, दोनों के बीच में क्या काम करता है, यहाँ पे ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है TLM। ये प्रतिस्थापन नहीं है, टीचर का प्रतिस्थापन नहीं है, केवल और केवल सुविधा देने वाला है। इंडिजीनियस एंड लो कॉस्ट होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, कम लागत वाला होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, एक उद्देश्य से बना हो, जो भी चीज़ें सिखाया जाना है। तो ये कुछ इसके मूल दर्शन हो गए। अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ TLM। TLM का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है प्रोजेक्टेड एड्स, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स में आते हैं जैसे कि स्लाइड प्रोजेक्टर है, पहला स्लाइड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सभी चीज़ें आते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन में लिखते हैं और यहाँ पे लाइट के माध्यम से वो बड़े स्क्रीन में प्रोजेक्ट होता है। तो ये बड़े बड़े क्लास के लिए अच्छा होता है। इसको क्या करना, बेस्ट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी एंड स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, बेस्ट फॉर लार्ज क्लासेस, बड़े क्लास के लिए अच्छे होते हैं, माइक्रोस्कोपी डिटेल्स पढ़ाने में हेल्प मिलता है। दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, जिसमें ब्लैक बोर्ड है, लार्ज चार्ट है, मॉडल्स हैं, फ्लैश कार्ड आते हैं। फ्लैश कार्ड में क्या होता है, एक फ्लैश कार्ड होगा जिसमें कोई जानवर या फिर किसी चीज़ का नाम लिखा रहेगा, उसको हम लोग दिखा कर, पिक्चर को दिखा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फ्लैश कार्ड आता है। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। बेस्ट फॉर एवरीडे कॉन्सेप्ट, डेली का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए अच्छा होता है। लो रिसोर्स क्लासरूम, कम रिसोर्स में, कम संसाधन में क्लास में पढ़ाया जा सकता है। अगला जो होता है 3D टाइप का TLM, जिसको 3 डायमेंशनल बोला जाता है। इसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिया जाता है, मतलब मूर्त एक्सपीरियंस दिया जाता है। जैसे कि मॉडल ले लेते हैं, मॉडल्स जैसे प्लास्टिक से बना है, हार्ट का मॉडल हो गया। मॉकअप्स बोलते हैं, काम करने वाले मॉडल, काम करने वाले मॉडल। जैसे यहाँ पे विंड मिल का एग्जांपल ले सकते हैं। एक छोटा सा विंड मिल जो है हम लोग ला सकते हैं क्लास में, जो वर्किंग टाइप का हो। जैसे बड़ा सा विंड मिल काम करता है, वैसे सेम टू सेम वर्किंग करने वाला हो। तो ये 3D में एक टाइप हो गया मॉकअप्स। एक है डायोरामा। डायोरामा होता है, जैसे कि ये पिक्चर को देख सकते हैं, एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, सीनरी टाइप का रहेगा, जिसमें हम लोग 3D ऑब्जेक्ट, मतलब 3D मूर्ति टाइप का बना करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिरन दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी जानवर है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहलाता है, डायोरामा कहलाता है। छोटा सा शो बॉक्स के आकार के चीज़ों में बंद करके हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के सामने। अगला है ग्लोब्स। ग्लोब्स सभी जानते हैं। वास्तविक रियलिया बोला जाता है, वास्तविक वस्तुएं। जैसे हम न्यूज़पेपर को लेके आ गए या फिर ट्रेन का टिकट लेके आ गए, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाता है, रियलिया कहलाता है। आपको PDF में इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड TLM। गुड TLM का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूटिलिटेरियन होना चाहिए वैल्यू, उसका उपयोगितावादी मूल्य हो, सिंपल हो, सरल हो, सस्ता हो, उसमें सटीकता हो और प्रासंगिक हो। प्रासंगिकता हो मतलब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए TLM, ना कि आप ऐसा बहुत सुंदर सा TLM ले आए हैं लेकिन वो टॉपिक से
कोई संबंध नहीं बैठता, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक होता है ऑथेंटिक मटेरियल्स। ऑथेंटिक मटेरियल्स किसको बोला जाता है? ऑथेंटिक का नाम से पता चल रहा है कि प्रमाणिक, प्रमाणिक बोल सकते हैं, विश्वसनीय बोल सकते हैं, जो एज इट इज़ होता है। जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू हो गया, इसमें थोड़ा शब्द जो है अलग, ज़्यादा प्रमाणिक भाषा का उपयोग किया गया था। जैसे रेलवे का टाइम टेबल हो गया, ये अपने आप में प्रमाणिक भाषा का उपयोग किया गया था। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र लेख हो गया, पॉम्पलेट हो गए, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाते हैं? प्रमाणिक मटेरियल कहलाते हैं। तो ये पहला टॉपिक क्या है? टीएलएम के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में टेक्स्ट बुक के बारे में है। तो टेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। एनसीएफ 2005 एंड पेडागोजी के हिसाब से शिक्षण शास्त्र में एनसीएफ बुक के बारे में क्या बोला गया, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, टेक्स्ट बुक जो है, द टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक बोला जाता है। ये एक संसाधन है, ना कि एकमात्र संसाधन है। मतलब यह अ रिसोर्स, नॉट द ओनली रिसोर्स। ये पाठ्य पुस्तक जो साधन के तौर पे है, लेकिन एकमात्र साधन नहीं है। केवल और केवल टेक्स्ट बुक पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमको ध्यान देना पड़ता है। जैसे एनसीएफ 2005 के हिसाब से क्या बोला गया है कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है एनसीएफ के अनुसार। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक सब कुछ तय नहीं करती, बाहर देखें तो बाहर देखने के लिए प्रोत्साहित करना आना चाहिए पाठ्य पुस्तक को। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, ज्ञान को जीवन से जोड़ना आना चाहिए। आउटसाइड वर्ल्ड को, चाइल्ड बाल केंद्रित होना चाहिए, और रटने के खिलाफ होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का कहना है। इसी में देखते हैं अगला, सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक। एक गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक का क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में बोला जाए, एकेडमिक शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में बोला जाए, तो जो बुक के अंदर जो क्वालिटीज़ होंगे, आंतरिक गुण, उसको कैसे देखेंगे? तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में, जिसे क्रेसेंस बोधगम्य इनपुट कहा जाता है। इसमें छात्र के स्तर से थोड़ा ऊपर, एक लेवल ऊपर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं I+1 चैलेंजिंग बट नॉट फ्रस्ट्रेटिंग। चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो भी स्तर है, उस स्तर से एक स्तर के ऊपर का हमको क्या होना चाहिए? इनपुट देना चाहिए। जो भी चीज़ें होंगे बुक में, वो बच्चों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके और सीख सकें। दूसरा, वैरायटी ऑफ विधाओं की विविधता होना चाहिए। जैसे कि बुक में स्टोरीज भी हो, पोएम्स भी हो, बायोग्राफी भी हो, ड्रामा भी हो, तो सभी प्रकार की चीज़ें शामिल होना चाहिए। समावेशिता होना चाहिए, सभी चीज़ को समावेशी करना चाहिए। भारत के विविध संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा होना चाहिए किताब। अगला है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर। व्याकरण की प्रस्तुति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए व्याकरण की प्रस्तुति? इंडक्टिव मेथड से होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे जो है एग्जाम्पल को पहले पढ़ें, फिर संदर्भ में पहुँचे। जिसमें पहले उदाहरण को समझे, उसके बाद नियम में पहुँचे, कॉन्टेक्स्ट में पहुँचे। तो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए ग्रामर, और पहले उदाहरण को देखें फिर नियम के ऊपर पहुँचे। तो ये कुछ इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में हो गया टेक्स्ट बुक के, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक। दूसरा देखते हैं एक्सटर्नल में क्या क्या दिया गया है। पेपर की क्वालिटी ऑफ प्रिंट के बारे में बोला जाता है। क्लियर फॉन्ट का यूज़ होना चाहिए, गुड स्पेस होना चाहिए, ड्यूरेबल, टिकाऊ होना चाहिए। चित्रण कैसा होना चाहिए? तो समझ में मदद करने वाले, उच्च गुणवत्ता वाले दृश्य होना चाहिए। तो ये एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ हो गया, क्या की क्वालिटीज़ होना चाहिए। ये किसके बारे में हो गया? टेक्स्ट बुक के बारे में हो गया। अब अगला देखते हैं मल्टीमीडिया। अगला जो टॉपिक है मल्टीमीडिया। उन्नत क्षेत्र के लिए मीडिया का एकीकरण कैसे किया जाता है। तो व्हाट इज़ मल्टीमीडिया इन पेडागोजी। मल्टीमीडिया क्या मतलब होता है पेडागोजी में? जैसे बहुत सारे मीडिया हैं, जैसे एक बच्चा जो है पढ़ रहे हैं तो उसको चित्र भी दिखाई दे, ऑडियो भी दिखाई दे, पाठ्य पुस्तक भी दिखाई, एनिमेशन, वीडियो, तो अलग अलग प्रकार के मीडिया का इनपुट दिला पाना क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। और ये क्या करता है? एक निष्क्रिय ग्रहण से लेकर के पैसिव रिसेप्शन से, मतलब एक बच्चा जो निष्क्रिय ग्रहण करता ना हो, बल्कि वो क्या हो, खुद अनुभव करके क्या बन जाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाए, सक्रिय भागीदारी दिखाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस को बोला जाता है। जैसे कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं उसका 10% चीज़ें हमको याद रहता है। अगर जो चीज़ें हम सुन लेते हैं तो 20% तक याद आता है। अगर हम लोग देख भी ले और सुन भी ले, जिसको मल्टीमीडिया, जैसे मल्टीमीडिया हो गया, तो हमको 50% चीज़ें याद हो जाता है। इसीलिए मल्टीमीडिया का यूज़ हमको करना चाहिए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स। जो भी आईसीटी टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको दो भाग में बांट सकते हैं। उसके जो आईसीटी उपकरण होते हैं उसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है ऑथेंटिक डिजिटल मटेरियल बोलते हैं जिसको। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक डिजिटल सामग्री, ऐसे सामग्री जो वास्तविक जीवन के लिए सामग्री छात्रों के लिए नहीं हो।
जैसे जो चीज़ें जो है एज इट इज़ प्रस्तुत कर देना क्या कहलाएगा, जैसे कि यूट्यूब ब्लॉग को दिखा दें, बीबीसी की न्यूज़ पॉडकास्ट को दिखा दें, मूवी का ट्रेलर दिखा दें, डिजिटल वेदर दिखा दें, सभी क्या है इसमें वास्तविक रियल के जो इंग्लिश है उसका यूज़ किया जाता है, मतलब हार्ड टाइप का इंग्लिश जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में होता है, या फिर जैसे बीबीसी का न्यूज़ दिखा दें तो उसमें क्या है एक अलग टाइप का एक हाई लेवल का इंग्लिश होता है, तो उसको प्रामाणिक डिजिटल सामग्री बोला जाता है। क्रिएटेड होता है जिसको हम लोग विशेष तौर पे पढ़ाने के लिए डुओलिंगो करके द्विभाषा में के आधार पे बनाया गया है, जिसको विशेष रूप से बच्चों के शिक्षण के लिए बनाया गया, सिंप्लीफाई करके बनाया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं क्रिएटेड मटेरियल बोलते हैं, फिर निर्मित शैक्षणिक सामग्री बोलते हैं। जैसे जो भी लर्न इंग्लिश करके यूट्यूब में चैनल्स हैं उसमें इंग्लिश सीखने के लिए जो भी बच्चे यूज़ करें तो क्या है उसमें आसान भाषाओं का उपयोग किया गया था, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का क्रिएटेड कहलाता है। ये बिगनर्स के लिए अच्छा होता है, इसमें नेचुरल फ्लो लैग करता है, इसमें प्राकृतिक रूप से जैसे सीखते हैं तो वो सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आसान चीज़ों का शामिल किया जाता है इसमें। अब देखते हैं स्पेसिफिक मल्टीमीडिया टूल्स एंड देयर पेडागोजिकल यूज़, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग, जैसे पॉडकास्ट हैं तो पॉडकास्ट किसके लिए काम आता है, तो ये लिसनिंग के लिए अच्छा होता है, एक्सटेंसिव लिसनिंग के लिए, इसमें बहुत लंबे समय तक हैबिट बनाते हैं, पढ़ सके बच्चे जो हैं इसके लिए हैबिट बनाया जाता है, तो क्या कहलाता है ये पॉडकास्ट किसके लिए अच्छा होता है, तो बेस्ट फॉर लिसनिंग के लिए होता है। ब्लॉग्स और विकीज़ किसके लिए होते हैं, राइटिंग के लिए, ब्लॉग्स और विकीज़ जिसमें हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं उसमें क्या है ये राइटिंग के लिए अच्छा होता है। ये रियल ऑडियंस बियॉन्ड टीचर, शिक्षक से परे वास्तविक दर्शक देता है। लैंग्वेज लैब होता है, लैंग्वेज लैब किसके लिए अच्छा होता है, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए, इंटोनेशन के लिए, इसमें भाषा और स्पष्टता पर केंद्रित करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज लैब में क्या होता है कि एक ऑडियो रिकॉर्डर आता है जिसमें हम लोग ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं, तो हमारा जो साउंड आया और जो एक्चुअल साउंड है दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाता है, तो ये जो है प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के लिए अच्छा होता है, उच्चारण और आवाज़ में उतार चढ़ाव को समझने के लिए। अगला जो है वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, इसमें क्या कहते हैं आभासी क्षेत्र जाता है जिसमें कुछ भी चीज़ों का वोकैब हमको जानना है, शब्दावली जानना है, तो उस जगह पे विजिट करना, जैसे इतिहास के शब्दों के लिए संग्रहालय का दौरा करना, ये क्या कहलाता है वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स कहलाता है। ये किसके लिए अच्छा होता है, कॉन्टेक्चुअल वोकैब के लिए, मतलब संदर्भ आधारित शब्दावली सीखने के लिए अच्छा होता है। अगला है डिजिटल पोर्टफोलियो, तो डिजिटल पोर्टफोलियो किसके लिए अच्छा होता है, तो बेस्ट फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए अच्छा होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा टूल किसके लिए अच्छा है, तो ये असेसमेंट के लिए अच्छा होता है डिजिटल पोर्टफोलियो, जिसमें हम लोग बच्चों की ग्रोथ को क्या कहते हैं ट्रैक करते हैं। अगला है मल्टीमीडिया का यूज़ का फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है लर्नर ऑटोनॉमी, मतलब शिक्षार्थी स्वायत्ता दिखाया जाता है, बच्चे जो है अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को यूट्यूब में लेक्चर देखना है और वो जो है बहुत फटाफट सीखने वाला बच्चा, तो एक दिन में तीन ठो चार ठो क्लास कर सकता है, लेकिन जो बच्चा स्लो है जो धीरे धीरे सीखता है तो वो केवल एक वीडियो या 2 वीडियो करके बारी बारी अपने स्पीड के हिसाब से सीख सकते हैं। इसमें गोपनीयता बनी रहती है, जो इंट्रोवर्ट्स के बच्चे होते हैं, जो साई किस्म के शर्मीले किस्म के बच्चे रहते हैं, जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके लिए गोपनीयता बनी रहती है, वो चाहे कमेंट करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत संवेदी होता है, बहुत प्रकार के संवेदी अंग को शामिल करके रखता है, जिससे क्या है जो बच्चे जो हैं डिसलेक्सिक हैं और जो सीखने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए मल्टीमीडिया के। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। टेक्निकल इशू आना, जैसे इंटरनेट का चले जाना या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी चले जाना, इस प्रकार के टेक्निकल इशू है बहुत आते हैं। व्याकुलता आता है, डिस्ट्रक्शन होता है, इरेलेवेंट कंटेंट ब्राउजिंग, कुछ अनाप शनाप बच्चे जो हैं जो जैसे रील्स वगैरह हो गए इसमें भूल गए, ये लागत वाला होता है, बहुत ज़्यादा लागत वाला होता है, तो ये क्या है डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। ये किसके हो गए मल्टीमीडिया के कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में क्या बोला गया है। बहुभाषिकता, संपत्ति, रणनीति, संसाधन। बहुभाषिकता को क्या क्या बोला गया है, तो इसे हमें एसेट, स्ट्रेटजी और रिसोर्स के तौर पे देखा गया। बहुभाषिकता, संपत्ति, रणनीति, संसाधन। ये सभी नोट्स जो है आपको PDF में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ने में आसानी होगा, इसीलिए हमने क्या किया इसको और जल्दी समाप्त भी हो जाए और हमारा समझ भी बन जाए, इसलिए ऐसा हम लोग पेपर चार्ट बना करके पढ़ सकते हैं। तो बहुभाषिता को कैसे देखा जाता है, तो सबसे पहले जैसे ओल्ड वर्सेस मॉडर्न वे, पुरानी धारणा बनाम आधुनिक धारणा में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे पहले के समय में इसको व्यवहारवाद मानते थे, ये क्या करता था हिंड्रेंस पैदा करता था, और इंटरफेरेंस मतलब बाधा या रुकावट के तौर पे देखा जाता था, और क्या क्या बोला जाता था कि इग्नोर करना है जो भी हमारे जो मातृभाषा है। ये किसके बारे में बात चल रहा है, मातृभाषा के बारे में बात चल रहा है कि मातृभाषा को हमको
इग्नोर करना है मदर टंग को, क्लास में यूज़ करने नहीं देना है। अगर बच्चे जो है मातृभाषा का यूज़ करते रहेंगे तो L2 जो लैंग्वेज है जिसको हमको सिखाना है बच्चों को, उसको नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्या कहते थे, उसको बैन करते थे या पनिश करते थे, तो जो कि गलत था। अब कैसे देखते हैं, तो अब मल्टीलैंग्वेजिज्म को कैसा देखा जाता है, एक साधन के तौर पे देखा जाता है, एक स्ट्रेटजी के तौर पे देखा जाता है, रणनीति के तौर पे, और एक संपत्ति के तौर पे देखा जाता है, जो कि अपनाना, उपयोग करना, इसको सही माना गया है। अब देखते हैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड्स आते हैं इस लेसन से, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। सीटेट वगैरह में क्वेश्चन बना हुआ है, सीटेट में भी बन सकता है आगे चल के। जैसे कोड स्विचिंग क्या होता है, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट ऐसा बोलना, उसको बोलते बोलते बच्चे तुम चलोगे क्या, आई एम गोइंग टू द मार्केट तुम चलोगे क्या, तो एक इंग्लिश से किस में स्विच कर दिए, हिंदी में स्विच कर दिए, इसको क्या बोला जाता है, कोड स्विचिंग बोला जाता है। वाक्यों के बीच बदलाव क्षमता और सामाजिक सुविधा दर्शाता है, ये बताता है कि बच्चे जो हैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। कोड मिक्सिंग क्या होता है, कोड मिक्सिंग में क्या होता है, एक लैंग्वेज बोलते बोलते हम लोग किसी दूसरे लैंग्वेज के शब्दों को मिक्स करते हैं। जैसे प्लीज़ दरवाज़ा क्लोज़ कर दो, तो प्लीज़ और क्लोज़ क्या हो गए, इंग्लिश के वर्ड हो गए, और ये क्या हो गए, हिंदी के वर्ड्स हो गए। तो इसमें हम लोग वर्ड या फ्रेज को मिक्स करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलाव कर देते हैं। एक भाषा बोलते बोलते दूसरे भाषा में उतर के, लेकिन इसमें क्या होता है, भाषा बोल रहे हैं लेकिन बीच बीच में कुछ अलग भाषा का हम लोग शब्दों का उपयोग करते हैं, क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग कहलाता है। अगला होता है ट्रांस लैंग्वेजिंग, इसका मतलब होता है भाषा के परे जाना। भाषा हमारा बैरियर नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी हमको पढ़ाना है उसमें फ्लेक्सिबल भाषा का उपयोग करेंगे। मातृभाषा पे चर्चा, अंग्रेजी में लेखन उच्च स्तरीय अवधारणा को संसाधित करने की अनुमति देते हैं। मतलब आपको कोई टॉपिक समझाना है तो भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए, आप जो भी भाषा का उपयोग करना कीजिए, चाहे हिंदी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे अंग्रेजी हो, और सब भाषा का यूज़ करते हुए जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, बच्चों को सिखाना है। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग को टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हो गए जो काम आते हैं। वाई इज मल्टीलिंगुअलिज्म अ रिसोर्स, बहुभाषिता एक संसाधन क्यों है, तो ये क्या करता है, इसके फोल्डिंग में मदद करता है। हम लोग का जो बहुभाषिता है उसको संसाधन के तौर पे क्यों देखा जाता है, तो सबसे पहला रीज़न क्या है, ये इसके फोल्डिंग का काम आता है। हम लोग की जो मातृभाषा है वो जो है, हम लोग के जो नए भाषा सीख रहे हैं उसमें बीच बीच में क्या चीज़ का काम करेगा, इसके फोल्डिंग का काम करेगा। अगला है पहचान और सुरक्षा दिलाता है। अगर हम जैसे बच्चों के लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारी जो पहचान है उसको यूज़ किया जा रहा है, और अगर उनको उनके भाषाओं को हम लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को अलग स्वीकार करते हैं, भाषा को अस्वीकार करने से अलगाव हो जाता है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी देता है। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, इससे क्या होता है, बहुत से भाषाओं के बारे में जानकारी होता है, जैसे भाषाओं की तुलना करता है, जैसे हिंदी क्रिया अंत में बनाम अंग्रेजी क्रिया बीच में, कि भाषाओं का संरचना कैसी होती है। जैसे हिंदी की संरचना जो है, हिंदी का जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उसकी संरचना अलग होता है, और अंग्रेजी का संरचना अलग होता है, तो उसके बारे में बच्चे जो है अवेयरनेस होता है, जागरूकताएँ आती हैं उनमें, तो इसीलिए इसको संसाधन के तौर पर माना गया है। अब देखते हैं इसका अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी स्टेटस क्या क्या है, भाषा को कैसे देखा गया है, तो पहला है आर्टिकल 3431, इसमें क्या बोला गया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ऑफ यूनियन संघ की राजभाषा माना गया है। आर्टिकल 3432 में इंग्लिश को संघ की सहायक भाषा माना गया है। आर्टिकल 350A में प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा हो, इसको सुनिश्चित करने के बारे में बोला गया है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या क्या है, एनईपी के अनुसार 3 लैंग्वेज फार्मूला होता है। फर्स्ट लैंग्वेज होता है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होता है। सेकंड लैंग्वेज होगा हिंदी, हिंदी ऐसे जगह पे सेकंड लैंग्वेज होगा जहाँ पे अपना जो रीजनल लैंग्वेज है वो जो उस क्षेत्र का मातृभाषा है वो हिंदी ना हो, और जहाँ पे जिनका मातृभाषा हिंदी है, जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोले जाते हैं, वहाँ पे उन लोग का सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। थर्ड लैंग्वेज होता है अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज कहलाता है। अब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे एज ए टीचर हम लोग को क्लासरूम स्ट्रेटजी के तौर पे काम करना चाहिए। जैसे बैड अप्रोच क्या है कि बच्चों को कभी भी करेक्ट नहीं करना चाहिए तुरंत, उनको चिल्ला करके या फिर डांट करके तुरंत नहीं। जैसे बच्चा बोले आई बुक वांट बोल दिया, गलत बोल रहा है बच्चा, तो टीचर को ऐसा नहीं, नो स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ऐसा नहीं बोलना है। गुड अप्रोच क्या है, अगर बच्चा बोल रहा है आई बुक वांट बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते, ओह यू वांट द बुक हियर इट इज़, तो वो जो सेंटेंस उसको करेक्ट करते हुए हम उनको अप्रिसिएट करेंगे। एक्सेप्ट एंड रिफ्रेश नेचुरली विदाउट सेमिंग, बच्चों को बिना
शर्मिंदा महसूस हुए, उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है और अपने तरीके से उस चीज़ को करेक्ट करके बताना है, रिकास्ट करके बताना है। तो ये हम लोग के 4 टॉपिक थे जो कि ईजी है, आपको सभी का नोट्स अच्छे से PDF में मिल जाएगा। अब इसका हम लोग MCQs क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग का एक नंबर फिक्स हो जाए। ये सभी नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं इंग्लिश पेडागोजी का तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए इसका MCQs क्वेश्चन करते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर धनेश अ लैंग्वेज टीचर इनकॉर्पोरेट्स वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इनटू हिज लेसन प्लान टू enhance स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, विच टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस सिनेरियो। इसे बोला गया है कि टीचर जो है वीडियो का यूज़ करता है, ऑडियो का यूज़ करता है, रिकॉर्डिंग का, ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ कराते हैं लेसन प्लान में, जिससे बच्चे जो है इंगेज हो सके, अच्छे समझ पाएँ। तो किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया मटेरियल। आंसर क्या हो जाएगा, बी। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अ लैंग्वेज टीचर शुड यूज, CGTET 2024 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अ लैंग्वेज टीचर शुड यूज, सभी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर करने के लिए, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसको दूर करने के लिए टीचर क्या कर सकता है, टेक्स्ट बुक का, आइडियोलिंगुअल मटेरियल्स का, वीडियोस का। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन लैंग्वेज टीचिंग, टेक्नोलॉजी क्या हो चुका है, चैलेंज बन चुका है आजकल लैंग्वेज टीचिंग में, ऐसा बोला गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या दिया गया है, इनएबिलिटी टू लर्न, एसिमुलेट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी ऑफन विटनेस्ड अमॉन्ग्स द टीचर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में अभी भी टीचर जो है अक्षम है बोल सकते हैं। इसका रीज़न दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है कि ये जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए भी सही है और बी भी, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि अभी लैंग्वेज टीचिंग में जो है डिफ़िकल्टीज हो रहा है, उसके पीछे एक मेजर कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि टीचर्स खुद उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाते अभी के समय में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से हमको जो भिन्न है, जो अलग है, उसको अलग करना है। पॉडकास्ट है पर्सनलाइज्ड ब्रॉडकास्ट, पर्सनलाइज्ड ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट सही है। पॉडकास्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय टीचर्स, इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी सही है। पॉडकास्ट आर इजली एसेसिबल, पॉडकास्ट इजली एसेसिबल होता है, ये भी सही है। पॉडकास्ट आर एयर्ड ऑन टीवी, टीवी में होता है तो टीवी में नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा ऑड पूछा गया है, टीवी बस में नहीं दिखाया जाता और कई जगह पर दिखाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स आर यूज्ड, मल्टीमीडिया मटेरियल का यूज़ किया जाता है टू रिप्लेस द टीचर, टीचर को रिप्लेस करने के लिए, तो ये नहीं होगा। टू एड टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, तो ये सही लग रहा है। ओनली फॉर टीचिंग, एश्योर दैट ऑल इधर्स आर रिमूव बिफोर, एश्योर करता है कि इधर को पहले से रिमूव किया जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर नितिन बॉट सम रियल टेक्स्ट सच एस मिनर्स, टाइम टेबल्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा टू द क्लास टू टीच द स्टूडेंट्स द वोकैब थ्रू रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, जैसे रियल टेक्स्ट है, मेनूस है, मेनूस लेके आए, टाइम टेबल लेके आए हैं, तो क्या चीज़ के बारे में बताता है, ये सभी चीज़ों क्या कहेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रियल कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया मटेरियल, कौन से इसमें से मल्टीमीडिया मटेरियल नहीं है पूछा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज लैब, ये भी होता है। पीपीटी प्रेजेंटेशन विथ ए भी होगा। प्रोजेक्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो क्लिप के प्रोजेक्शन को दिखाना, ये भी सही है। कोलाज ऑफ पेपर कटिंग, कोलाज बनाना पेपर कटिंग का, तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा, इसका नहीं है में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 8th क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड, कौन से इसमें से विजुअल एड नहीं है, तो टेलीविज़न तो है, रेडियो जो है ये नहीं है, फ्लैश कार्ड भी है, चार्ट्स भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, रेडियो। 9th क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट, एयरपोर्ट, ट्रेन, बस स्टेशन एंड स्टोर्स, स्पीचेस एंड टेलीफोन कस्टमर सर्विस रिकॉर्डिंग आई मीन्स ऑफ, ये जो टेलीविज़न होते हैं, रेडियो का प्रोग्राम है, पब्लिक
एड्रेस है, अनाउंसमेंट है, ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफ से कम्युनिकेशन होता है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स आर डिफाइंड एज, इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड, पोस्टर वगैरह को। तो ऑडियो एड्स नहीं होगा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग नहीं होगा, विजुअल एड्स होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और भी बहुत से क्वेश्चन है जिसको मैं PDF में शामिल कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और एक लेसन और बचा है जो कि 1-2 दिन में आपका कल तक में वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद क्या टॉपिक बनाना है आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो के लिंक वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।